तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम मेटल्स के एक्सट्रैक्शन को अचीव करते हैं, या किस तरीके से हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को, लेस रिएक्टिव मेटल्स को और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को उनके ओर्स में से सेपरेट करेंगे या एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप हमने पढ़ा दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स करने के लिए हमने उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया कि एक बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स, एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स और एक हाई रिएक्टिव मेटल्स के ओर्स। यानी कि जो ओर हमें नेचर से मिल रहे थे, जो मिनरल्स हमें मिल रहे थे, उसमें मेटल्स पर डिपेंड करेगा कि मेटल हाईली रिएक्टिव वाली है, लेस रिएक्टिव वाली है या मॉडरेट रिएक्टिव वाली है। उसी के अकॉर्डिंग हमें इन स्टेप्स को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल। तो अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर लो रिएक्टिव मेटल्स के ओर्स में से लो रिएक्टिव मेटल को प्योर फॉर्म में सेपरेट करने का प्रोसेस। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेकर के चल रहा हूँ मरकरी। मरकरी क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है इन दी रिएक्टिविटी सीरीज़। इसका मतलब वो बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है। तो अब मैं लेस रिएक्टिव मेटल को अगर उसके ओर में से सेपरेट करूँगा तो सबसे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मरकरी अपनी किस फॉर्म में मिलता है नेचर के अंदर। तो मरकरी अपनी कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है विद दी सल्फर। तो सल्फर के साथ वो कंबाइन होकर के बनाता है मरकरी सल्फाइड, जिसका केमिकल नेम है सिनेबार। इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेबार बोलते हैं। तो सिनेबार ओर में से मरकरी को हमें सेपरेट करना है। अब क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है, तो लेस रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए देखो सबसे पहली चीज़ वही आ गई कि ये अपनी सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिल रहे हैं, तो हमें मरकरी मिल गया इन दी सल्फाइड फॉर्म HgS। उसका हमें सीधा सीधा स्टेप 1 पे ही रोस्टिंग कर देना है, यानी इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर उसको गर्म कर देना है। वो कन्वर्ट हो जाएगी मेटल में, और जब वो मेटल में कन्वर्ट हो जाए तो इसका कर दो प्योरीफिकेशन या रिफाइनिंग। इस तरीके से हमें प्योर मेटल मिल जाती है। तो सबसे पहले हम वही काम करने वाले हैं। जो सिनेबार हमें मिला है उस सिनेबार को रोस्ट कर दो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से इसकी जैसे हम रिएक्शन कराएंगे, जैसे हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये मरकरी सल्फाइड कन्वर्ट हो जाएगा अपने एक इसमें मरकरी ऑक्साइड में। और ये मरकरी ऑक्साइड अनस्टेबल होता है, तुरंत ही ये अपने अंदर से ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा मेटल के अंदर। तो बेसिकली जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जो मरकरी जो सल्फाइड की फॉर्म में हमें मिल रही हैं, वो डायरेक्टली मेटल में कन्वर्ट होती हैं। डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन उनका एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है जिसके अंदर वो अपना ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए बनता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है और ये अनस्टेबल होता है। तुरंत इसके अंदर से ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर जाएगी, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलते ही ये कन्वर्ट हो जाता है मेटल के अंदर। तो बेसिकली ये हीटिंग यहाँ पर भी हो रही है और हीटिंग ये आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि कन्वर्जन का जो प्रोसेस है सारा का सारा वो इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर है, इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट है। अगर हीट बंद कर दी तो ये अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में रुक जाएगा और वहाँ स्टेबल हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, मेटल चाहिए। तो मेटल तक जाने के लिए हमें इसको कंटिन्यूसली हीट करना पड़ेगा। अब जब ये हीट हो जाता है तो हमें क्या मिल जाती है, प्योर मेटल मिल जाती है। इस प्योर मेटल के बाद हम इसका क्या कर सकते हैं, रिफाइनिंग कर सकते हैं। रिफाइनिंग करने का मतलब होता है यहाँ पर ये 97-98% तक प्योर हो सकती है। रिफाइनिंग करने के बाद भी इसमें कुछ इंप्योरिटीज़ हो सकती हैं, जो हो सकता है वाटर सोल्यूबल इंप्योरिटीज़ हो या कोई एसिड सोल्यूबल इंप्योरिटीज़ हो। उसी के अकॉर्डिंग हम इसके साथ रिएक्शन करा करके उन इंप्योरिटीज़ को सेटल डाउन करते हैं। या ऐसी भी इंप्योरिटीज़ हो सकती हैं जो मेटल के अंदर बनने के बाद ऊपर मेटल की लेयर पर फ्लो करना शुरू कर दें, तो वो सेपरेट की जा सकती हैं अलग से उनको छान करके। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाती हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में बीच में रखी हुई हैं। बीच का मतलब क्या हो गया, जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इनके नीचे रखी हुई हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम के नीचे रखी हुई हैं। जैसे कि हम बात करें जिंक को लेकर के, आयरन को लेकर के, कॉपर को लेकर के, ये बेसिकली मीडियम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। थोड़ी सी लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं, लेकिन जो इनर्ट वाली हैं, जो नोबल मेटल्स हैं, उनसे हाई रिएक्टिव होती हैं। अब ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हमें 2 फॉर्म्स में मिलती हैं। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो हमें 2 फॉर्म्स में दिखाई देती हैं। इस चार्ट के अंदर भी कल ये बताया था कि कार्बोनेट फॉर्म में और सल्फाइड फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म्स में पाई जाती हैं। तो जैसे मैंने जिंक की बात करी, जिंक एक मीडियम रिएक्टिव मेटल है, तो जिंक ऑक्साइड में भी मिलेगा और जिंक कार्बोनेट में भी मिलेगा। मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ तो कॉपर ऑक्साइड में भी मिलेगा और कॉपर कार्बोनेट में भी मिलेगा। मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन ऑक्साइड में भी मिलेगा, Fe2O3 या Fe3O4, और इसी तरीके से ये FeCO3 में भी मिलेगा, अगर ये दोनों ही 2 पॉजिटिव वाले हैं। तो इस तरीके से ये अपनी कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों ही फॉर्म्स में पाया जाएगा। अब बारी बारी से हम इनके स्टेप्स को अगर देखें तो कार्बोनेट वाला जो हमें मिला है उसका हमें करना है कैल्सिनेशन, यानी कि इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। मैं जब कहता हूँ तो इसका मतलब है लिमिटेड अमाउंट मुझे देना है। एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब क्या होगा, एक बहुत लिमिटेड अमाउंट मुझे देना है, एक्सेस में नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन का।
अमाउंट। और सल्फाइड ओर का क्या है कि एक्सेस में गर्म कर दो, एक्सेस ऑफ एयर में आप गर्म कर दो। तो जैसे आप इन दोनों को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये मेटल का ऑक्साइड बना लेते हैं। मेटल का ऑक्साइड को हम रिड्यूस कराते हैं। मेटल के ऑक्साइड जैसे तो बेसिकली जैसे ही हम इन दोनों को गर्म करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर और इन दी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, ये मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल के ऑक्साइड को हमें रिड्यूस करना है विद दी हेल्प ऑफ कार्बन और एल्यूमिनियम। इनके हेल्प से हम आसानी से इनको रिड्यूस कर लेते हैं, या हाइड्रोजन से भी रिड्यूस कर देते हैं, और तब हमें प्योर मेटल मिलती है। तो उसी तरीके से अब हम जब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल की बात कर रहे हैं, तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है, जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है, स्टेनस है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें मीडियम रिएक्टिव मेटल के अंदर कंसीडर होती हैं। ये अपने ऑक्साइड और कार्बोनेट, सल्फाइड तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑक्साइड की फॉर्म में भी मिलते हैं, सल्फाइड में भी मिलते हैं, कार्बोनेट में भी मिलते हैं। अब आपकी इच्छा है, अगर आपको सल्फाइड ओर मिला है तो आप सल्फाइड ओर का कैल्सिनेशन रोस्टिंग करिए डायरेक्ट और मेटल निकाल लीजिए। अगर आपको ऑक्साइड फॉर्म में मिला है तो आप क्या कीजिए, उसको डायरेक्टली गर्म कर दीजिए। जो ऑक्साइड वाला है डायरेक्टली गर्म कर दो, उसको रिड्यूस कर दो, तो वो प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कार्बोनेट वाला है तो कार्बोनेट वाले को हमें कैल्सिनेट करना पड़ेगा। कैल्सिनेट करने के बाद वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और ऑक्साइड को हम कर देंगे रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ कार्बन, वो अपने मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सल्फाइड ओर की। मैंने ये कंसिडर कर लिया कि जो जिंक है वो सल्फाइड में भी मिलता है और कार्बोनेट में भी मिलता है, तो मैंने जिंक सल्फाइड लिया। अब जब सल्फाइड ओर है तो मुझे इसका रोस्टिंग करना होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। तो मैंने इसको ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट में गर्म कर दिया, रोस्टिंग कर दी इसकी। जैसे ही रोस्टिंग करूँगा ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, इसको मैंने साइड में रख दिया। अब मैंने दूसरे की बात करी, जो दूसरा ओर है इसका वो कार्बोनेटेड फॉर्म में मिल रहा है। तो जो जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट, क्योंकि कार्बोनेट वाले ओर्स का हम करते हैं कैल्सिनेशन, यानी कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में हमें इनके गर्म करना है। एक लिमिटेड सप्लाई हम देंगे इसको एयर की, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो ये अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट कर देता है और जिंक ऑक्साइड बना देता है। अब दोनों के दोनों ने क्या दे दिया हमें, अपने अपने प्रोसेस को फॉलो करके रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद हमें मिल गया जिंक ऑक्साइड, यानी मेटल का ऑक्साइड मिल गया। और मेटल का ऑक्साइड बनने के बाद हमें क्या करना होता है, उसका रिडक्शन, यानी कि अब ये जो मेटल ऑक्साइड है विद दी हेल्प ऑफ कार्बन हम इसको करेंगे रिड्यूस। रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन को यहाँ से हटाएंगे। तो जो ऑक्साइड और बने हैं, जो ऑक्साइड्स बने हैं, उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं कार्बन का, क्योंकि कार्बन इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो कार्बन को जैसे ही जिंक ऑक्साइड के साथ रिड्यूस, मतलब जिंक ऑक्साइड को कार्बन से जैसे ही रिड्यूस कराओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो बाहर हो जाएगी और हमें मेटल मिल जाएगी। अब ये मेटल जो है इसका हमें केवल रिफाइनिंग करना होगा और हम इसको बिल्कुल 100% प्योरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर भी ये 98-99% तक प्योरीफाई हो जाती हैं क्योंकि ऑक्साइड निकल चुके होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको सेटल डाउन करना ज़रूरी होता है, तो वो भी यहाँ पे 99% तक, 99.99% तक प्योरीफाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें हमारे पास आ जाती हैं जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, उनके अंदर कई बार हम रिडक्शन के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। तो जब एल्यूमिनियम का हम यूज़ करेंगे फॉर द रिडक्शन पर्पस, तो वो रिएक्शन हमारी होती है थर्माइट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, शॉर्ट नोट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मान लो कि सपोज मैं एल्यूमिनियम का यूज़ कर रहा हूँ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस MnO2 और Fe2O3। ये भी हमारी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, मैंगनीज ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। इनको अगर हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से बाहर निकलता है, यानी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। थर्माइट रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या फिर ये कह सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम ऑलवेज बी अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और ये प्रोसेस का नाम हो जाएगा थर्माइट रिएक्शन। करना कुछ नहीं है, सिंपल रिएक्शन है कि एल्यूमिनियम कार्बन की जगह काम कर रहा है बस, यानी कि एल्यूमिनियम सारी ऑक्सीजन को अपने अंदर कंटेन करा लेगा जैसे कार्बन ने किया। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना देगा और मेटल यहाँ से सेटल डाउन हो जाएगी सेपरेट होकर के, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से बाहर निकलेगा। सिमिलरली अगर मैं आयरन के ऑक्साइड को कराता हूँ तो बेसिकली ये हमारे पास है Fe2O3 + 2Al। एल्यूमिनियम जो है O3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, Al2O3, और आयरन यहाँ से प्योर फॉर्म में हो जाएगा सेपरेट विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इस तरीके से हम एल्यूमिनियम से भी रिडक्शन कर सकते हैं। एग्जाम में दोनों नहीं देने, रिडक्शन का कोई भी एक प्रोसेस तुम दे सकते हो मेटलर्जिकल प्रोसेस के साथ साथ, चाहे तो कॉपर की हेल्प से आप कराइए, चाहे एल्यूमिनियम की हेल्प से आप कराइए। जिसको भी आप देते हैं उसका पूरा जो डेटा होगा वो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अगर आप एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं तो आप बताएंगे वहाँ पे हीट भी बाहर निकलने वाली है, आप बताएंगे वहाँ पे कि इस रिएक्शन का नाम थर्माइट रिएक्शन होता है और किस तरीके से ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में अगर हम देखें तो अब हमारे पास आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स के ओर्स में से
हाई रिएक्टिव मेटल को सेपरेट करने का। तो लाइक एग्जांपल मैं यहाँ लेकर के चल रहा हूँ सोडियम का। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, कैल्शियम भी है, एल्यूमिनियम जो है बेसिकली वो इनके ओर्स में से सिंपल हीटिंग से सेपरेट नहीं किए जा सकते। हम डायरेक्टली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम के ओर्स को सीधा सीधा हीट करके, यानी कि जो प्रोसेस अभी तक हमने किए हैं उन प्रोसेस के थ्रू हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। ना तो आप इसमें रोस्टिंग लगा सकते हो, ना आप इसमें कैल्सिनेशन लगा सकते हो, ना इसमें स्मेल्टिंग लगा सकते हो। उन प्रोसेसेस को फेल करके यहाँ पर एक नया प्रोसेस आ जाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, या हम इसको ये भी बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड में ही सेपरेट की जा सकती हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस का जो मेथड है वो बहुत सिंपल है, इसको हमने कई बार किया है अब से पहले। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के नाम से जानते हैं। अब मान लो, चलो सपोज़ पहले मैं सोडियम के लिए बताता हूँ। तो सोडियम जो है अपने किसी कंपाउंड की फॉर्म में मिला, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड मैंने ले लिया। सोडियम क्लोराइड से मैं सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक बीकर लूँगा, एक बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाऊंगा, एक ग्रेफाइट, मतलब दोनों ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स मैंने लगा दिए, दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ये बैटरी से कनेक्ट होंगे और इसके अंदर यहाँ पर इस बीकर में मैंने भर दिया मोल्टन NaCl या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से कनेक्ट करूँगा, बैटरी से कनेक्ट करते ही इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर एक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगी जो इस सॉल्यूशन को इसके आयंस में स्प्लिट कर देगी, दैट इज़ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा जो कि एनोड का काम करता है, और Na पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, Na पर सोडियम पर, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। इस तरीके से हम सोडियम मेटल को यहाँ से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के प्रोसेस होते हैं उसमें हमेशा मोल्टन स्टेट में से मेटल को सेपरेट किया जाता है थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशंस, या फिर उनके सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगी, मेटल सेपरेट होकर के मिल जाएगी। अब करना क्या है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव मेटल होती है, जो पॉजिटिव चीज़ होती है वो हमेशा कैथोड पर जाती है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाती है, और जो नेगेटिव स्पीशी होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाती है, यानी एनोड पर जाती है। तो NaCl में से Na को तो हम इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का प्रोसेस लगा दिया। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के अलावा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के नाम से भी इस मेथड को जाना जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं कॉपर का रिफाइनिंग करूँ तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के अंदर हमें चाहिए होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सी एक चीज़ है, हम क्या करने वाले हैं कि 2 इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे वापस से, सेम एज बिल्कुल इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जैसे अभी हमने सोडियम की करी। करना क्या है कि कॉपर का सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एक बीकर में यहाँ भर दो। अब जब बीकर में भर दिया तो इसके अंदर 2 तरीके के आयंस जनरेट होंगे, एक होगा Cu2 पॉजिटिव, एक होगा SO4 2 निगेटिव। जिन आयंस से ये सॉल्यूशन बना था वो आयन सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता हूँ। देखो वही काम किया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, एक एनोड है एक कैथोड है, दोनों ग्रेफाइट के हैं, दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है और एक स्विच इसके अंदर लगा दिया है। स्विच जब तक ऑफ है तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, जैसे ही स्विच ऑन करोगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और आयंस जनरेट हो जाएंगे। अब करना क्या है यहाँ पे कि कॉपर जो होती है बेसिकली हमेशा 2 रोड जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, एक हो गई हमारे पास इम्प्योर कॉपर और एक हो गई प्योर कॉपर। जो प्योर कॉपर की रोड है उसको हम कैथोड से बताते हैं, इसको बहुत बारीक बनाना है, पतली सी रोड इसका हमें यूज़ करना है, थिन शीट यूज़ कर सकते हो तुम इसकी। लेकिन जो एनोड होती है उसका साइज़ इस वाली कैथोड वाली साइज से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, उसकी रोड हैवी होनी चाहिए। यानी कि जो एनोड वाली रोड है आपकी, जो इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर का मतलब समझो कि ये कॉपर का एक बेसिकली ओर है, कॉपर का ओर जिसके अंदर से हमें कॉपर को सेपरेट करना है। तो इम्प्योर मेटल की रोड ये लगा दी हमने, इम्प्योर मेटल की रोड को उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करा दिया, यूज़ करनी है। तो बेसिकली करना क्या है कि कॉपर की ही एक इम्प्योर मेटल की रोड लेनी है और प्योर मेटल की एक रोड लेनी है। यहाँ पर हम ग्रेफाइट की रोड का यूज़ नहीं करते हैं। तो जो इम्प्योर कॉपर की रोड है वो स्लाइटली थिन होनी चाहिए, मोटी होनी, थिक होनी चाहिए, बेसिकली मोटी होनी चाहिए वो साइज़ में, और एरिया उसका बड़ा होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो प्योर मेटल की रोड है उसकी जगह हम पतली सी एक थिन शीट का यूज़ कर सकते हैं। दोनों को, क्योंकि दोनों कॉपर की मेटल की हैं, तो कॉपर के ही सॉल्ट सॉल्यूशन में दोनों को डिप कराना है। अब जैसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन में जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो यहाँ से इम्प्योर मेटल की रोड में से कॉपर आयन सॉल्यूशन में आएंगे। कॉपर आयन जैसे ही सॉल्यूशन में आएंगे तो वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे इस पतली वाली रोड के ऊपर।
ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा कि मोटी वाली रोड में से कॉपर निकलता रहेगा और वापस सॉल्यूशन में से पतली वाली रोड पे डिपॉजिट होता रहेगा। तो एक टाइम आएगा कि मोटी वाली रोड जो थी वो पतली हो जाएगी और जो इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होनी शुरू हो जाएंगी और पतली वाली रोड क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ इम्प्योर मेटल की रोड में से मेटल हट गई और प्योर मेटल की रोड पर मेटल आकर के डिपॉजिट हो गई। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। और जो इम्प्योरिटीज़ नीचे इकट्ठी होती हैं, नीचे कलेक्ट होती हैं, उनको हम बोलते हैं एनोड मड, क्योंकि सारी इम्प्योरिटीज़ हमेशा एनोड के नीचे ही कलेक्ट होती हैं। कैथोड के नीचे कोई इम्प्योरिटी देखने के लिए नहीं मिलती। तो मड का मतलब इम्प्योरिटी है और एनोड का मतलब है एनोड से निकलने वाली। तो एनोड के अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ निकलती है उनको एनोड मड का नाम दिया जाता है। इस तरीके से हम कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब ये है, जब मैं बात कर रहा हूँ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब ये है कि कॉपर जो है वो किसी एसिड से रिएक्शन करा होगा। जब वो एसिड से रिएक्शन करा है तो कॉपर का एक सल्फेट बना जिसको हमने एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन बोला, क्योंकि ये जो सल्फेट आयन है वो एक एसिड में से आया है। किसी बेस के अंदर सल्फेट आयन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसको बोला गया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आज की इस क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कोरोजन का प्रोसेस, अलॉय की फॉर्मेशन, अलॉय की कंपोजिशन। वो सारे पार्ट्स भी इम्पोर्टेंट हैं कि कंपोजिशन जो आती हैं एग्ज़ाम्स में, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, या ड्यूरेल्यूमिन है, या फिर इसी तरीके से एक वो आता है जिसके हम वायर्स के अंदर स्टिक्स लगाते हैं, बेसिकली लेड का होता है और उसको सोल्डर बोलते हैं। अगर नाम सुना होगा सोल्डर के बारे में, तो सोल्डर की कंपोजिशन क्या होती है, ये सब चीज़ें बेसिकली ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी केवल इतना ही मेटलर्जिकल प्रोसेस में कि किस तरीके से हाई रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को हम उनके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर से सेपरेट कर सकते हैं।